हेलो दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी और क्लास 7th का अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में आज जानेंगे। सलीम अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे बस स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृतियाँ एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकाकार वितार लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष हैं। लंबे वृक्ष पर लिखे लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो इस बॉक्स को पढ़ते हैं क्या कहता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीम ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीम ने किस प्रकार की वनस्पति देखें। सलीम के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इस घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप यहाँ समझने वाली बात है, बोला गया आमतौर में प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला जो है वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में, परिपूर्ण जहाँ वर्षा होते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में इसको देख लेना। एक बॉक्स यहाँ दिया गया है, इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। समीर की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण यह वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई
नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उस क्षेत्रों में आकर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। अब गो पढ़ेंगे। घास स्थल जो मध्य वर्ग वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जो मध्य वर्ग वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अब तीसरी बात, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ, झाड़ी एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना एक अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वन के बारे में कई अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाली वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो पहले इस बॉक्स को ही पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार बने इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। आप बता सकते हैं क्यों? आप समझ गए ना। ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बने जो है, इसे इतने विशाल है कि यह पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, तो अब वन के बारे में पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। इसको क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। चित्र 6.3 में मतलब दर्शाया गया है। यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्षा यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस पॉइंट को समझ लेना। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। अब समझना, इतना घना होता है कि सूर्य का रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठक वृक्ष जैसे रोजबुट, कौन है? जैसे में रोजबुट, आबनूस, मोहगुनी आदि पाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस तरह के होते हैं।
एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंध वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन है। ये कौन वन है? जो भारत, उत्तर अमेरिका एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। चित्र 6.4 इस क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दीर्घकाष्ठम वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम, वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। तो इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाया जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चित्र संख्या में देख लीजिए आप। तो शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, जो चित्र संख्या 6.7 में दर्शाया गया है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के मुख्य नगरों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीर एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता, जैसे इसको देख लेना, समझ ही गए होंगे आप लोग। शीतोष्ण सदाबहार वन। अब शीतोष्ण वर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण वर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र 6.11 में उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाया जाते हैं। यह आपकी पत्तियां शुष्क मौसम में मतलब झरा देती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ क्या है? यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं ब्राज, एस, बीज आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। पिजेट तथा मोनाल जैसे वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि
शायद एक बॉक्स छोड़ दिए हम लोग ना। अब जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं वर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। चित्र 6.12 यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम जैसे में देख लीजिए दोस्तों, इन सबको हाईलाइट कर देते हैं। बॉक्स को पढ़ लेते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वर्षोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फसलों की कृषि के कारण विश्व के फलोधान भी कहा जाता है। अब ये तो नोट करने वाली बात है। फलोधान भी कहा जाता है किसको? भूमध्य सागरीय प्रदेशों को। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इस प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मुद्र शीत ऋतु होती है। इस क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, तेजून एवं अंगूर जैसी नींबू वंश सिस्टिस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। अब यहाँ शंकुधारी वन क्या होता है? शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री और 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाई जाती है। अब अगर आप कोई भी आपको पूछे कि शंकुधारी वन कहाँ पर पाया जाता है, क्या उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री और 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो चित्र संख्या 1.13 क एवं ख इन्हें टेगा भी क्या बोलते हैं? टेगा भी कहते हैं। यह वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। अखबार कागज बनाने के काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ये चीर, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख पेड़ है। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुव भालू जैसी जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ।
तो शंकुधारी वन देख लीजिए दोस्तों, जो चित्र में दिखाए गए हैं, इन्हीं से बनते हैं कागज़, इन्हीं से बनते हैं क्या 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 बनते हैं, अखबारी कागज़, और नरम कास्टिंग से माचिस का माचिस एवं पैकिंग बॉक्स, मतलब पैकिंग बॉक्स बनते हैं इन्हीं पेड़ों से। घास स्थल, अब क्या पढ़ेंगे, घास स्थल, उष्णकटिबंध घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र संख्या 6.14 में यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी लंबी, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय मतलब घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल में यह अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पतियाँ की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु में पैदावार विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो कि उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, क्या? सील, वालरस, कस्तूरी बेल का तो नाम सुना ही होगा। कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो पहले बॉक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सलीम के पिता ने अपने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीम ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान मतलब चाहते थे, इसलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया जाता है। तो वन जीव कहाँ जाएंगे? क्या यह वन पुनः वैसे ही बन जाएगी? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ियाँ, फल, मेवे आदि मिल जाएंगे।
क्या आप सलीम से सहमत हैं? आप अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों में जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला में लानोस, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पैम्पस और उत्तर अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अमेरिका में बेल्ट और एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। इसे याद रखना दोस्तों, ये कभी भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो वालरस कुछ इस तरह का जानवर है, और ध्रुवीय भालू इस तरह का जानवर है, और यह इसे सील कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। तो अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें अच्छी तरह समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और शेयर भी करें।